हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे की क्लास में जो है हम लोग कोलवर्क से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम आज देखेंगे। कोलवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं वो एग्ज़ाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, क्योंकि मैं कोलवर्क की थ्योरी को भी थोड़ा सा आपको बता दूंगी जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और ये पीडीएफ जैसे मैं आपको बताती हूँ टेलीग्राम पे मैं आज दे दूंगी, और कल का भी जो पीडीएफ था वो भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी। लाइव क्लास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, अभी वेदर इशू होने की वजह से आई थिंक वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये आप वीडियो अच्छे से आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा कोलवर्क के सिद्धांत को पहले अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके ऊपर से जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे आप जानते ही हो। और इसके साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात कर लेते हैं कोलवर्क नैतिक विकास के सिद्धांत। पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो कोलवर्क की थ्योरी है ये किसके बारे में है। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो कोलवर्क की थ्योरी जो है नैतिक विकास किसके बारे में है? नैतिक विकास मतलब हमारा मोरल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। मोरल डेवलपमेंट से मतलब क्या हो जाता है कि हम किस चीज को गलत या सही मानते हैं हमारे नियम के अनुसार, वो होता है नैतिक विकास। जो सही है सो सही, गलत है सो गलत। तो कोलवर्क ने जो है इस नैतिक विकास के बारे में जो है सिद्धांत दिया। दूसरी चीज, ये कोलवर्क ने जो है प्याजे से इन्फ्लुएंस होकर के, प्रभावित होकर के उन्हीं की तरह जो है स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। तो हमेशा से ये बोला जाता है कि कोलवर्क जो है प्याजे से इन्फ्लुएंस होकर के नैतिक विकास की थ्योरी लेकर आए हैं, और कोलवर्क भी ये बात बोलते हैं, इसमें कोई ये डाउट नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि कोलवर्क जो है किससे इन्फ्लुएंस होकर के किए हैं, तो उसमें आप प्याजे का नाम लिखेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे जो स्टेजेस इन्होंने कोलवर्क ने बताए हैं वो 3 हैं, 3 लेवल हैं, याद रखना। कितने लेवल हैं? 3। जिसमें पहला लेवल ये है हमारा पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, जिसको हम प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें जो है 2 आपको सब स्टेजेस आप बोल सकते हो कि ये मिलेगा। पहला सब स्टेज क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें जो है बच्चे ना अपने, इनका सोच अपना डेवलप नहीं हुआ रहता है। सबसे पहले तो ये कितने साल के बच्चे होते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है कब बच्चों में आता है? तो 4 से 10 साल तक के बच्चों में जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज चलता है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता चलती है। इसमें बच्चों का अपना सोच डेवलप नहीं हुआ रहता है। जो पेरेंट्स समझाते हैं, जो टीचर समझाते हैं, जो नेबर समझाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ये बातें बोल देते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि बच्चे जो है पनिशमेंट ना मिले उनको, और वो ओबीडियंट बने, एक आज्ञाकारी उनका इमेज बने, इसके लिए जो है वो उनके बारे में ये करते हैं। तो ये हमारा जो है हो जाता है बोल सकते हैं इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चे जो है जिसमें जो कि बच्चे जो हैं सिर्फ डर के नाम पे या फिर बोल सकते हो आपकी ओबीडियंट बनने के नाम पे करते हैं, तारीफ सुनने के लिए करते हैं। दूसरा इसी में स्टेज आता है सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एप्टीट्यूड। मतलब बच्चे जो हैं क्या बोलते हैं इसको कि रिवॉर्ड लेने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें बोलेंगे, करेंगे, जिससे कि उनको प्राइज मिले या फिर अप्रिसिएशन मिले, ये सब के लिए वो करते हैं। तो ये 2 स्टेजेस जो है, 2 सब स्टेजेस जो है पहले लेवल पे आता है, जिसका नाम है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा इनका जो है लेवल या फिर इसको स्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में पहले तो सबसे पहले एज क्या होता है बच्चों का? कन्वेंशनल स्टेज के बच्चों का एज क्या होता है? तो उनका एज होता है आपका 10 से 13 साल। कितना? 10 से 13 साल। 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज के। याद रखिएगा, एज वाला भी क्वेश्चन आता है।
तो कन्वेंशनल स्टेज के होते हैं 10 से 13 साल। तीन आपको है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अगर इंग्लिश में करोगे तो ज़्यादा इजीली याद होता है। प्री कन्वेंशनल में भी 2 स्टेज है, कन्वेंशनल में भी 2 स्टेज है, और हमारा पोस्ट कन्वेंशनल में भी 2 स्टेज है। तो टोटल मिलाकर के 6 स्टेजेस हो जाते हैं जो कि हमारे कोलबर्ग ने दिया है। तो ये जो है कन्वेंशनल 10 से 13 साल में, इसमें सब स्टेजेस क्या होता है, गुड बॉय और गुड गर्ल। बच्चे जो है इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल, 10 से 13 साल के बच्चे जो है अपना इमेज जो है गुड बॉय और गुड गर्ल बना करके रखना चाहते हैं। तो जो सभी लोग बोलते हैं वो उसी में हाँ मिला करके चलने वाले टाइप के होता है। अभी भी इनका अपना सोच, अपनी नैतिकता जो है डेवलप नहीं हुई रहती है। फिर होता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब हो जाता है यहाँ पे डेवलप तो हो जाती है इनका अपना सोच, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम के अनुसार समाज में सब लोग चल रहे हैं, उसी के अनुसार जो है ये भी बातें करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्री कन्वेंशनल स्टेज के 2, लॉ एंड ऑर्डर और एक गुड बॉय और गुड गर्ल का। ठीक है, 4 हो गए। अभी यहाँ पे तीसरा हमारा जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, मोरालिटी स्टेज हम जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा है तीसरा लेवल। और तीसरे लेवल में सबसे पहले है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो है बच्चे जो समाज के प्रति उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या समाज के जो बनाए गए नियम है उनके तहत जो है बातें करते हैं। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो गई। और फिर इसी में जो है नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल और कॉन्साइंस स्टेज। इसमें जो है छात्र अपना स्टैंडर्ड यानी अपने सोच के अनुसार जो है डिसीजन लेते हैं, उनको जो सही लगता है वो लेते हैं। तो ये इस स्टेज तक यानी कि लास्ट वाले स्टेज तक, 6 नंबर स्टेज तक, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग हर एक इंसान नहीं पहुंच पाता है। याद रखना, हर एक इंसान नहीं पहुंच पाता है। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जो बच्चों की उम्र होती है 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा छोटा सा, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या कि भाई कोलबर्ग की थ्योरी क्या थी। अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग के सिद्धांत की जो है आलोचना हुई है, उसमें से कौन सी प्रमुख आलोचना है वो आपको बताना है। कोलबर्ग ने बिना किसी भूमि मूलक आधार सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब कि कोलबर्ग ने जो है कोई ऐसा बोलते हैं ना फैक्ट वाला सिद्धांत जो है प्रस्तुत नहीं किया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। फिर है, कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किक विकासात्मक है। फिर चौथा है, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो यस, इसका आंसर डी नंबर होगा। मैं कोलबर्ग के बारे में एक बात बता दूं कि कोलबर्ग ने जो भी प्रैक्टिसेस किए ना, वो सारे के सारे जो है कोलबर्ग ने ये प्रैक्टिसेस इसके ऊपर किए हैं। सारे के सारे जो है जेंट्स के ऊपर किए, लड़कों के ऊपर किए, आदमियों के ऊपर इनकी प्रैक्टिस हुई है। इनकी प्रैक्टिस जो है वो महिलाओं के ऊपर नहीं थी। अब महिलाओं के सोच, ऑफ कोर्स एक लेडीज के से पूछा गया क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा, एक जेंट्स से जो मिलेगा, दोनों में डिफरेंस तो होगा ही। तो इसीलिए इनकी आलोचना हुई कि जब इन्होंने इस तरह का सिद्धांत बनाने का सोचा और इन्होंने जब इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट किया ही, तो उसमें महिलाओं को शामिल क्यों नहीं किया गया। ये चीज जो है इसके लिए बहुत बुरी तरीके से इनका क्रिटिसाइज किया गया। तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। इसमें से कौन सा जो है नैतिक विकास के चरण के लक्षण है, आपको बताना है। पहला है, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि जो सभी जो स्टेजेस हैं वो विदाउट सीक्वेंस जो है आगे बढ़ते हैं, पहला ये बोला गया है। दूसरा बोला गया है, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम है। फिर दूसरा बोला गया है जो कि स्टेजेस हैं वो चेंजेबल है और चेंजेबल होकर के हुए हैं, ये बोला जा रहा है। तीसरा है, दिव्य चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान। तो जो चरण है वो अलग अलग जो है उत्तर के हैं, एक जैसे नहीं है। या फिर सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है।
इसका आंसर ऑफ कोर्स जो है डी नंबर होगा, क्योंकि जितने भी चरण इसमें चरण दैट मीन्स की स्टेजेस जो भी बताए गए हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड यूनिवर्सल है। कोई भी जैसे कि अभी प्री कन्वेंशनल है, फिर आपका जो है कन्वेंशनल है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल है, और बच्चों का जो एजेस भी बताया गया है वो भी उसी तरह से जा रहा है, 4 से 10 साल पहले में, फिर 10 से 13 साल, फिर 13 साल से ऊपर को पोस्ट में रखा गया। तो सब एक तरह से जो है फिक्स है, किस कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जंबल हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। थर्ड नंबर है हमारा, कोलबर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ये आपका पूर्व परंपरागत है, दैट मीन्स कि प्री कन्वेंशनल वाला है। तो ये प्री कन्वेंशनल वाले में बच्चे जो है क्या सोच करके डिसीजन लेते हैं, अभी हमने देखा था। तो आप बताओगे इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं देख करके, व्यक्तिगत मूल्य देख करके, पारिवारिक अपेक्षाएं देख करके, अंतर्निहित संभावित दंड देख करके। तो मैंने अभी आपको करवाया तो आपको बताया ही कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो है बच्चे पनिशमेंट एंड जो है ओबीडियंट चीजें को देखते हैं, जो है संभावित दंड को देखते हैं कि अच्छा मम्मी वो पापा बोल रहे हैं कि वहां नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना, मम्मी पापा बोल रहे वो गलत है तो गलत है। अब उसको अगर सही भी लग रहा होगा तो गलत नहीं बोल सकता है, वैसे उस समय उसका डेवलप नहीं होता है, लेकिन वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं वैसा बोलूंगा जो वो लोग बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में बोलूंगा तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, मुझे जो है पनिशमेंट मिलेगा, तो इसलिए वो हाँ में हाँ मिलाएगा और ये पनिशमेंट और इसको ओबीडियंट वाला, और वो मान लेता है तो फिर उसको इसकी तारीफ होगी, उसको जो है ओबीडियंट बच्चा बोला जाएगा, अच्छा बच्चा बोला जाएगा। तो ये सोच करके जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे डिसीजन लेते हैं, नैतिकता उनकी जो है इसी तरह की होती है। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कोलबर्ग ने जो बोला है कि टीचर जो है बच्चों में जो है नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, कैसे? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कोलबर्ग ने ये बोला है कि टीचर चाहे तो बच्चे में जो है नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? तो नैतिक मुद्दों जो हमारा ये रहता है, बोल सकते हैं कि मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या जितने भी मुद्दे हैं उसमें जो है बच्चों को उनकी चर्चाओं में शामिल करके, डिस्कशन में शामिल करके जो है उनको ये सारी चीज़ों में शामिल करके उनके अंदर जो है नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, और ये कौन कर सकता है? टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं? कोलबर्ग के अनुसार जो है कौन सा प्रतिपादित नहीं है, पूछा, देखना निगेटिव है ये। पहला है परस्पर एकरूपता अभिमुखता, मतलब कि एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होकर के चलने वाला ये जो है इनका स्टेजेस है। व्यक्तिगत तांबा विनिमय अभिमुखता, आत्म केंद्रित निर्णय सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन, और फिर है सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता। अब आपको ये बताना है कि कोलबर्ग के जो है इसमें से कौन सा प्रतिपादित नहीं है, इसमें से कोलबर्ग का कौन सा प्रतिपादित नहीं है। तो ये जो बोला गया है व्यक्तिगत तांबा विनिमय अभिमुखता, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे जो है ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली एक एक बच्चों की बात हो रही है, एवरेज जो है ये चीज़ों की बात ये की जा रही है। तो ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है कि इंडिविजुअली जो है ये इसमें चीज़ें होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो ये प्रतिपादित जो है कोलबर्ग ने नहीं किया है। कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो सभी स्टेजेस में बताया गया है कि सभी लोगों पे उसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है।
6 नंबर चलते हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा हिंदी है तो इंग्लिश रहता तो ठीक रहता। ठीक है, मैं अभी कुछ इंग्लिश में भी लाने का ट्राई करूंगी, स्पेशली थ्योरी वाला जो है इंग्लिश में भी करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? जो कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत को दिया है उसमें कौन सी अवस्था जो है बाहरी फैक्टर के द्वारा, बाहरी फैक्टर्स के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है? पूर्व पारंपरिक अवस्था या पारंपरिक अवस्था, इसको मैं इंग्लिश में बोलते जाती हूँ प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज एंड फिर इसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। आप बताइए किसमें जो है बाहरी कारकों से जो है इन्फ्लुएंस होते हैं? अगर आपने अभी तक अच्छे से कोलबर्ग की थ्योरी की है तो आपको पता चल जाएगा, होगा ए नंबर, क्योंकि ए नंबर में ही जो है बच्चे पनिशमेंट एंड ओबीडियंट वाला जो है इमेज लेकर के चलते हैं। फिर उसके बाद से जो है उनको अपनी इमेज को जो है अच्छा बनाना रहता है, तो उसके लिए इसको मैं आपको थोड़ा सा अगर नहीं होता है तो ऊपर लेकर चलती हूँ, जिसमें मैं क्लियर कर दूंगी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो है क्या क्या और होता है। देखो, ये पूर्व पारंपरिक है जिसमें कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के बारे में समझते हैं बच्चे। और दूसरा क्या होता है कि रिवॉर्ड के लिए सेल्फ एप्टीट्यूड, अपने उनको क्या चाहिए होता है, कौन सी चीज़ों का की ज़रूरत है, अगर वो उनको लगता है कि अगर हम इन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो उनको तारीफ़ें मिलेंगी, उनको रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए भी बच्चे जो है अपने फायदे के लिए आप बोल सकते हो और जो है ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है बाहरी तत्वों से, बाहरी चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। ओके, 7 नंबर है कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से या भाषा विकास से? तो ये तो है नैतिक विकास से, राइट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आपको बताना है कि कौन सा जो है ये नैतिक विकास की अवस्था है। पहला है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर नीचे एक और दिया हुआ है उसको भी हम देख ले, प्रसुप्ति अवस्था। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा जो है कोलबर्ग की अवस्था है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं आपको बता दूं सबको अलग अलग जगह से उठाए गए। ये उद्योग बनाम अधीनता अवस्था जो है ये आपको अगर याद हो तो एरिक्सन की थ्योरी से लिया गया है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी से। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की थ्योरी की अवस्था है, पियाजे की थ्योरी का स्टेजेस है। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग जगहों से उठा करके यहाँ पे लाया गया है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कोलबर्ग का जो है थ्योरी की अवस्था है। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जिसमें हमने आगे मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट वाला हमने देखा था ना लास्ट वाले में स्टेज में, वो है ये स्टेजेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यही है सामाजिक समझौते की अवस्था जो कि हमारा इसमें पूछा है। तो यही अवस्था जो है इसमें दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर। इसीलिए थ्योरी के साथ अगर आप करोगे ना तो आपका कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो नहीं सकता, आप पॉइंट के साथ प्रूव करोगे। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है कि उनका योगदान जो है किसमें है? यह नाटक तारीख और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण क्रियाएं हैं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है उनका योगदान है। तो जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि ये
प्याजे से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इन्होंने प्याजे ने जैसे संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपनी थ्योरी दी थी, उसी तरह से कोलवर्ग ने जो है नैतिक विकास के बारे में दी। और ये नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास को जोड़ने वाली एक कड़ी बनी है। दोनों इन्होंने जो है उनको फुल समर्थन करके, प्याजे की थ्योरी को समर्थन करके ही आगे बढ़ाया है, उसी की तरह से, उन्हीं की तरह से स्टेजेस को। तो इसीलिए इसका आंसर बी नंबर है। ओके, नेक्स्ट, कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये हमने देख लिया है ना, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। कोलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। मतलब पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज का है, तो उस समय जो है कोई डिसीजन लेता है, चाहे बच्चा हो चाहे आदमी हो, तो उसकी जो है मानसिकता कैसी होगी। व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाओं के बारे में सोचेगा, व्यक्तिगत मूल्य के बारे में सोचेगा, पारिवारिक अपेक्षाओं के बारे में सोचेगा, या अंतर्निहित संभावित दंड के बारे में सोचेगा। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में ज़्यादातर अगर हम एज देखें तो 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं, और उनका जो है पनिशमेंट और ओबीडियंट वाला जो है केस चलता है। तो इसीलिए अंतर्निहित संभावित दंड के बारे में सोचेगा, तभी कोई डिसीजन लेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लॉरेंस कोलवर्ग के द्वारा यह प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के चरणों का अनुसरण करते हैं। कौन सा जो है इसमें प्राइमरी के बच्चों का जो है अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। सबसे पहले आपको एज याद करना है कि प्री कन्वेंशनल में क्या था, 4 से 10 साल। 4 से 10 साल तक के बच्चे प्राइमरी में होते हैं, बिल्कुल सही। अब प्राइमरी के बच्चे यानी कि हमारा जो है फर्स्ट जो था प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चों की मानसिकता कैसी होती है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट वाली चीज़ें रहती है। फिर उसके बाद से आज्ञाकारी वाली रहती है। फिर उसके बाद से जो है वो रिवॉर्ड लेने के लिए करते हैं। तो इस तरह से ये आपको सोचना है, और उसके बाद जो है इसका आंसर आपको देना है। तो इसमें कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका ये आज्ञा और दंड उन्मुखीकरण, ये बिल्कुल इसके बारे में वो सोचते हैं। और दूसरा जो है अपना फ़ायदा देखते हैं, जिसमें कि वो अपने वही काम करते हैं। सेल्फ एप्टीट्यूड लिखा हुआ था ना, सेल्फ एप्टीट्यूड, और रिवॉर्ड के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 1 यानी कि ए नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपके पास जो है और भी क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दे दूंगी, और ये आपको प्रैक्टिस खुद से करना है। इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, तो आप लोग इस तरह से अपना प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, और कोलवर्ग की थ्योरी को इतना अच्छे से कर लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। चलिए फिर मिलूंगी आपसे, टिल देन हैव अ नाइस डे।